जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। बात करेंगे आज की सबसे बड़ी अपडेट की, जहां पर कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और जनता दल सेकुलर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, और इसके साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी के लिए धारावी का प्रोजेक्ट के शर्तों में किया था बदलाव, कांग्रेस पार्टी ने लगाया है बड़ा आरोप। डिटेल में बताएंगे दोस्तों आखिर क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में कर्नाटका में मुस्लिम समुदाय का आरक्षण खत्म करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी टिप्पणी सामने आई है दोस्तों, और बीजेपी की सरकार ने आरक्षण पर लिए गए फैसले को अभी रोक लेने के लिए कहा है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में कर्नाटका के अंदर बंजारा समुदाय के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ लगा दिए बैनर पोस्टर, भाजपा को गांव में घुसने से पूरी तरीके से रोक दिया गया है दोस्तों। जगह जगह पोस्टर लगाकर भाजपा के नेताओं के गांव में आने पर रोक लगा दी गई है। साथ आपको बताएंगे कि बीजेपी को एक और राज्य में तगड़ा झटका लगा है। अब तक 2 विधायकों ने इस्तीफा देते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला है दोस्तों। दिल्ली पहुंच गया बीजेपी के पूरे सरकार का हंगामा। बताएंगे कौन से स्टेट से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके साथ में कर्नाटका के चुनाव से पहले कुमारस्वामी 2 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, क्या कांग्रेस पार्टी की लहर से गए हैं डर। बताएंगे पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर हुए एनकाउंटर के मामले पर क्या सुप्रीम कोर्ट बनाने वाला है पूर्व जजों की निगरानी में कमेटी, योगी सरकार की क्या बढ़ने वाली है मुश्किलें, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका के अंदर परिवर्तन की जोरदार लहर बह रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अडानी के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार से कांग्रेस पार्टी के सवाल लगातार जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को मोदी सरकार पर अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए मुंबई के धारावी क्षेत्र के अंदर पुनर्विकास की परियोजना के टेंडर शर्तों में बदलाव का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने कई तथ्यों को सामने रखते हुए सवाल किया है कि अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट के निविदा के नियमों और शर्तों में बदलाव किया गया। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि नियमों में बदलाव के कारण पहले बोली जीतने वाली कंपनी प्रक्रिया से ही बाहर हो गई और अडानी ने काफी कम कीमत पर टेंडर हासिल कर लिया। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश की ओर से बयान जारी करते हुए हम अडानी के है कौन श्रृंखला में फिर से तीखे सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। ये श्रृंखला लगातार जारी है। 27 फरवरी से रोज प्रधानमंत्री मोदी से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं और इसका एक भी जवाब अभी तक बीजेपी के लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सवाल पूछना बंद नहीं कर रही है। पार्टी की ओर से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर चुनाव में अब 20 से 22 दिन का समय बचा हुआ है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीसरी लिस्ट जारी की गई है दोस्तों। बीजेपी में दूसरा लिस्ट जारी करने के बाद जिस तरीके का बगावत हुआ है, उसके बाद भाजपा को तीसरा लिस्ट जारी करने में काफी समय लग गया, लेकिन बीजेपी ने अब यह लिस्ट जारी की है। देखते हैं किस तरीके का रिस्पांस पार्टी के अपने कार्यकर्ता देते हैं। साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका के मुसलमानों के 4% आरक्षण को लेकर कर्नाटका की सरकार को नोटिस जारी किया, जिस पर जवाब देते हुए कर्नाटका की सरकार ने मांग की है कि जो नोटिस दिया गया है उस पर 25 तारीख तक का समय दीजिए और तब तक नए नियम लागू नहीं होंगे, यानी मुस्लिम आरक्षण खत्म नहीं होगा। कुल मिलाकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा है तो बीजेपी की सरकार लगातार समय बढ़ाने की मांग कर रही है जवाब देने के लिए। शायद बीजेपी की सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए बीजेपी से निकलने को लेकर बड़ी बात कही है। 67 साल के बीजेपी के लिंगायत समुदाय के नेता ने BL संतोष पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट न देकर अपमानित करने का आरोप लगाया है। जगदीश शेट्टार ने कहा कि टिकट काटे जाने के बाद बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और सोमवार को कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर गया हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से किस मजबूरी के कारण मुझे भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी। शेट्टार ने कहा कि बसवराज बोम्मई सरकार में मंत्री पद खोने के बावजूद मैंने कड़ी मेहनत की। BL संतोष ने मेरी जगह महेश टेंगिकाई को टिकट देने का फैसला लिया, जो एक साजिश के तहत हुआ। मेरे विधानसभा क्षेत्र से मुझे अलग करने की कोशिश की गई। मैं 4 से 5 बार विधायक रहा हूं, लेकिन मुझे किनारा करने की कोशिश की जा रही थी। शेट्टार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए BL संतोष को लेकर जो बातें कही गई है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं भाजपा के अन्य नेता इस पर क्या रिस्पॉन्स करते हैं। साथ साथ दोस्तों ट्विटर पर रेलवे नई भर्ती 2 इस तरीके से ट्रेंड देखने को मिला है, यानी बेरोजगार युवकों की ओर से सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कराया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि रोजगार की तलाश कर रहे युवकों ने ट्विटर पर रेलवे के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हुए #रेलवे न्यू भर्ती 2 इस तरीके का ट्रेंड कराया है। वे रेलवे भर्ती बोर्ड और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से नौकरी की मांग कर रहे हैं। देखते हैं इस पर सरकार की ओर से कौन सा रवैया अपनाया जाता है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बता दें कि HD कुमारस्वामी ने HDFC बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाया है मांडिया विधानसभा क्षेत्र में, जिसके बाद चर्चाएं चल रही है कि HD कुमारस्वामी अपनी सीट पर फंस गए हैं और चुनाव हारता देख अब वह अपनी विधानसभा बदलना चाहते हैं। मांडिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं और 20 तारीख तक अपना नॉमिनेशन भी भर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कुमारस्वामी चन्नपटना विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरते हैं दोस्तों, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर बीजेपी इंडिपेंडेंट MP सुमलता का सपोर्ट कर सकती है। और अगर ऐसे में दोस्तों बीजेपी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और इंडिपेंडेंट MP सुमलता का सपोर्ट कर दिया तो पूरी तरीके से राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे और चन्नपटना विधानसभा क्षेत्र में HD
एच.डी. कुमारस्वामी की हार भी हो सकती है और यही बड़ा कारण है कि एच.डी. कुमारस्वामी कोई दूसरी सीट तलाश कर रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से बात की तो ये स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए जो बातें कही जा रही है कि वो दूसरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, ये गलत है। लेकिन दोस्तों ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आखिर कौन चन्नपटना विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेगा। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। दोस्तों साथ देश के अंदर विपक्षी एकता को और मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं और जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार नीतीश कुमार एक के मुकाबले एक फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं जो बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रही है। दोस्तों देखते हैं वो कितना सफल हो पाएंगे। वो चाहते हैं कि विपक्ष के 2 कैंडिडेट ना हो बल्कि बीजेपी के एक के मुकाबले केवल एक कैंडिडेट विपक्ष का हो, जिससे विपक्ष के जीतने के चांसेस भी बढ़ जाए। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार ने बड़ा बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी में जाने की बातों का अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि मैं एनसीपी में ही रहूंगा, बीजेपी में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कुछ दिनों से लगातार ये जानकारी आ रही थी कि अजीत पवार पार्टी से नाराज है और जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार कर्नाटक में बढ़ती जा रही है। दरअसल मराठा कम्युनिटी के बीजेपी के नेता कालिदास यादव, बीजेपी ओबीसी के प्रेसिडेंट मंजूनाथ और उनके साथ में कई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। दोस्तों इसी के साथ में कर्नाटक के उडुपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री मुस्लिम वोटों को अपने साथ में लाने का प्रयास करने की कोशिश कर रही है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार उडुपी के अंदर बीजेपी की एमपी शोभा मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर भी जाकर एक फोटो खिंचवा रही है। दोस्तों सेल्फी ले रही है और कहीं न कहीं वोट को अपने खाते में करने का प्रयास कर रही है, जिस पर विपक्षी नेताओं की ओर से तंज भी कसा जा रहा है कि बीजेपी के वो नेता हैं जो इससे पहले मुस्लिम समुदाय को लेकर बेतुके बयानबाजी किया करते थे, लेकिन अब अपने क्षेत्र में जाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ में तस्वीरें खिंचवाकर वोट की अपील कर रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो भारतीय जनता पार्टी को बसवा कल्याण विदर्भ विधानसभा क्षेत्र में तगड़ा झटका लगा है। यहाँ पर बीजेपी के जिला पंचायत के मेंबर और बीजेपी ओबीसी के प्रेसिडेंट राजेश्वर ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ स्वर्गीय नेता ध्रुव नारायण के बेटे दर्शन ध्रुव नारायण अपना नामांकन करने के लिए बाहर निकले, लेकिन जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ा दोस्तों उसके बाद ये तस्वीरें कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा पहुंचा सकती है। आपको बता दें कि कर्नाटक के नंजनागुडु विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं दर्शन, जिनके समर्थन में इस तरीके का जन सैलाब नजर आया है। दोस्तों नॉमिनेशन के दौरान ही भारी जन सैलाब इस बात के संकेत दे रही है कि इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की दावेदारी काफी मजबूत है। साथ साथ आपको बता दें कि माविना हल्ली सिद्धे गौड़ा और उनके समुदाय के लोग और उनके समर्थकों ने जिस तरीके से जेडीएस को समर्थन किया था और 2018 के अंदर चुनाव जितवा दिया था, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को इस सीट पर मदद भी कर रहे हैं दोस्तों। और पार्टी के लिए अच्छी स्थिति इस सीट पर बताई जा रही है। साथ आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है उनके घर पर जाकर। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले, एमआरसीसी के प्रेसिडेंट श्री भाई जगताप और सीएलपी के नेता श्री बाला साहब थोराट भी मौजूद रहे। शिवसेना के नेता संजय राउत भी मौजूद थे। महाविकास अघाड़ी गठबंधन आगे की ओर बढ़ रही है और धीरे धीरे एक मजबूत विकल्प देने का प्रयास कर रही है। 2024 का चुनाव महाविकास अघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में लड़ने जा रही है, इसमें कोई इफ और बट की स्थिति नहीं है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल मुलाकात कर रहे हैं तो सीधा इसका मतलब है कि पार्टी बड़ा मैसेज दे रही है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की ओर से जो तीसरी लिस्ट जारी की गई है उसके बाद भी इस्तीफे का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि चंद घंटे के बाद बीजेपी के कुलबुर्गी जिला के युवा मोर्चा के महासचिव और जिला पंचायत के सदस्य अरविंद चौहान ने चितपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का टिकट न मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। तो यानी यहाँ पर भी इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ बंजारा कम्युनिटी के लोगों ने बीजेपी नेताओं का जबरदस्त विरोध किया है। अपने गाँव के अंदर एक बैनर पोस्टर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आने पर रोक लगा दी गई है। बंजारा कम्युनिटी के लोगों ने बैन बीजेपी नाम से बैनर पोस्टर लगाया है। इसमें दोस्तों येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र को अपने क्षेत्र में आने से रोका गया है। यहाँ के लोगों ने स्पष्ट तौर पर लिख दिया है कि बीजेपी के किसी नेता को अलाउ नहीं करेंगे हमारे क्षेत्र में आने के लिए। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर में सरकार है और मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, लेकिन अपने ही नेताओं ने एन बीरेन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। ताजा जानकारी की माने तो भारतीय जनता पार्टी में उनकी कार्यशैली को लेकर अब असंतोष के सुर उठने लगे हैं। कई कार्यकर्ता उनके रवैये को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 5 दिनों से बीजेपी के 2 विधायक होकचोम राधेश्याम और करम श्याम ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि उनको उनके पद से जुड़ा काम नहीं दिया जा रहा है। वहीं पर पार्टी सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बीजेपी के कुछ विधायक पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। जानकारी के अनुसार ये सभी सीएम से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ये सभी विधायक नेतृत्व में बड़ा फेरबदल चाहते हैं। यानी दोस्तों जैसा त्रिपुरा में देखने को मिला था भारतीय जनता पार्टी के नेता विप्लव देव को हटाकर माणिक शाह को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसी तरीके से अब बीरेन सिंह को हटाकर कोई नया मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी की जा रही है। देखते हैं बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के आपसी फूट को कैसे निपटाता है दोस्तों, या फिर बीजेपी कर्नाटक चुनाव के बाद कोई फैसला लेगी और अगर डिले करेगी तो बीजेपी के नेता किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, ये आने वाले दिनों के अंदर क्लियर होगा। जो भी अपडेट आएगी
कि आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ कन्हैया कुमार बोले, कहा एक वक्त में अमित शाह तड़ी पार थे, लेकिन देश में कानून का राज था तो आज बरी हुए। सोचिए अगर उस वक्त बंदूक का राज होता तो आज कहां पर होते। यानी अमित शाह पर तंज कसते हुए कन्हैया कुमार ने ये बातें कही है। साथ साथ दोस्तों, कुमारस्वामी के घर में जबरदस्त राजनीतिक संघर्ष देखने को मिल रहा है। यही बड़ा कारण है कि कुमारस्वामी अपने 2 सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि देवेगौड़ा अभी भी दक्षिण कर्नाटका के वोकालिगा समुदाय में खासे पसंद किए जाने वाले नेता है। देवेगौड़ा परिवार से 8 लोग सार्वजनिक जीवन में है, यानी राजनीति में है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम भी करते हैं। देवेगौड़ा 1 महीने के बाद 90 साल के हो जाएंगे, जो यह बताने के लिए काफी है कि वह राजनीति में ज्यादा दिनों तक एक्टिव नहीं रहेंगे। ऐसे में दोस्तों, हासन विधानसभा सीट को लेकर जबरदस्त संघर्ष जारी है पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर। इस सीट को लेकर आपसी मतभेद है, जहां पर एचडी कुमारस्वामी ने यहां से किसी और मेंबर को टिकट देने की बात कही है, तो एचडी कुमारस्वामी के भाई की पत्नी यहां से चुनाव लड़ना चाहती है। देखते हैं इस पूरे मामले पर देवेगौड़ा की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। साथ साथ दोस्तों, टीएमसी के नेता मुकुल रॉय लापता बताए जा रहे हैं। उनके बेटे ने दावा किया है कि कल से नहीं मिल रहे हैं। वरिष्ठ टीएमसी के नेता मुकुल रॉय सोमवार की शाम से दिल्ली जाने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उसके बाद से वो लापता हो गए हैं, जो जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय के बेटे ने दावा किया है कि उनके पिता लापता हो गए हैं। वह सोमवार की शाम से मिल नहीं रहे हैं। मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांश रॉय ने कहा कि अभी तक मैं अपने पिता को ढूंढ नहीं पाया हूं, वो मिल नहीं रहे हैं। मुकुल रॉय सोमवार की शाम को विमान से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जो जानकारी दी गई है। हालांकि बीजेपी के नेताओं के साथ में उनके संपर्क की जानकारी भी दी गई है। दोस्तों, PSI घोटाला मामले के मुख्य आरोपी RD पाटिल को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, जिस पर सवाल भी खड़े किए गए हैं। वहीं पर कर्नाटका के अंदर मंगलूर में SDPI के उम्मीदवार पर देशद्रोह का आरोप लगा है। NIA पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और निगरानी बनाए हुए है। साथ साथ दोस्तों, राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर 50 से 60 का आंकड़ा भी पार न करे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रामलिंगा रेड्डी बोले, कहा इस बार जिस तरीके की लहर चल रही है और जिस तरीके से भाजपा के प्रति लोगों में नाराजगी है, अगर कांग्रेस पार्टी 150 प्लस सीटें भी जीत जाती है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। साथ साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर बगावत जारी है। सहयोगी दल निषाद पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल नगर निगम चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। टिकट बंटवारे से नाराज पार्टी के 3 निवर्तमान पार्षद के अलावा 20 से अधिक कार्यकर्ताओं ने विभिन्न वार्डों से नामांकन करने का बिगुल फूंक दिया है। वहीं पर बीजेपी की सहयोगी दल निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल यानी निषाद पार्टी ने इन प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी से जितने लोग नाराज हैं वह इस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, इससे बीजेपी को नुकसान तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बता दें कि कई सारे बगावत की खबरें लगातार सामने आ रही है। साथ साथ दोस्तों, गुजरात दंगों से जुड़े बिल्किस बानो मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। दुष्कर्म और हत्या के 11 दोषियों को जल्द रिहा किए जाने पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हर बार सुनवाई होने पर एक आरोपी इस अदालत में आएगा और सुनवाई स्थगित करने की मांग करेगा। 4 हफ्ते के बाद दूसरा आरोपी भी आएगा। ऐसे में सिलसिला दिसंबर तक चलता रहेगा, हमें इसका बखूबी अंदाजा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना की ओर से टिप्पणी की गई है। उन्होंने पेश हुए वकील की तरफ से और अधिक समय मांगने पर फटकार लगाई है। दोस्तों, इसके साथ में आपको बता दें कि यूपी में हुए 183 एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पूर्व जज की निगरानी में कमेटी बनाने की मांग की गई है। दरअसल दोस्तों, अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा। विशाल तिवारी नाम के एक वकील की तरफ से दाखिल याचिका में उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से हुए एनकाउंटर पर भी सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की मांग भी की है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में कमेटी बनाई जानी चाहिए और हर पहलू पर जांच करना चाहिए। 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में हत्या कर दी गई। दोनों के पुलिस हिरासत में हुई हत्या के मामले को लेकर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि इस मामले पर अब जांच की मांग जो की गई है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगा आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर होने वाला है बड़ा खेला। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी खलबली मचने जा रही है। सुले ने कहा कि आने वाले 15 दिनों के अंदर 2 बड़े राजनीतिक विस्फोट होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक विस्फोट दिल्ली और दूसरा महाराष्ट्र में होगा। हालांकि ये विस्फोट कैसे होने वाला है इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। सुले के इस बयान के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। दरअसल दोस्तों, सुप्रिया सुले की ओर से ये कहना कि राजनीतिक विस्फोट होगा कहीं न कहीं एक बड़ा संकेत दिया जा रहा है। क्या महागठबंधन 15 दिनों के अंदर बन जाएगा? इस तरीके के बयान कई और नेता भी दे रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, सीएम योगी को मिली जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर लिखी गोली मारने की बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से गोली मारने की धमकी दी गई है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मामले में जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। शुरू में बताया जा रहा था कि आरोपी उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला है। हालांकि
पुलिस के अनुसार प्राथमिकी जाँच में ये बात सामने आई है कि आरोपी बागपत का नहीं बल्कि झारखंड का रहने वाला है। बागपत कोतवाली पुलिस के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले आरोपी का नाम अमन रजा है। इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई की बातें भी कही गई है। दोस्तों साथ साथ अजीत पवार बोले, कहा एनसीपी के साथ हूँ और एनसीपी के साथ ही रहूंगा। बीजेपी में जाने को लेकर उन्होंने खंडन किया है। लेकिन दोस्तों अजीत पवार जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं, जैसे वो पार्टी के बड़े बड़े रैलियों में नहीं पहुंच रहे और जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्विटर का डीपी भी बदला है, उसके बाद सवाल तो लोगों के मन में है ही कि अजीत पवार कहीं न कहीं कुछ बड़ा करने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से बौखलाए भारतीय जनता पार्टी के लोग गोपाल इटालिया की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया है। आम आदमी पार्टी गुजरात के नेता गोपाल इटालिया की सूरत क्राइम ब्रांच ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल नवंबर में गुजरात चुनाव से पहले एक रैली में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले पर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत मिल गई थी। गोपाल इटालिया पर आरोप है कि उन्हें गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में विवादित बयानबाजी की। इटालिया ने जनसभा के दौरान गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी को ड्रग सांघवी कहकर बुलाया था। इस बयानबाजी पर कार्रवाई करते हुए जो कदम उठाए गए थे उस पर हंगामा हुआ था और अब गोपाल इटालिया को फिर से गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से बीजेपी के लोग बौखला गए हैं, जिसके चलते हमारे नेता गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी को कैसे भी खत्म किया जाए। साथ साथ दोस्तों अतीक अहमद की चिट्ठी बंद लिफाफे में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भेजी जा रही है। दोस्तों अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने इस मामले की पुष्टि की है। मिश्रा ने पीटीआई भाषा को बताया कि अतीक अहमद ने कहा था कि यदि उनके साथ कोई दुर्घटना होती है या उनकी हत्या होती है तो लिफाफे में जो बंद चिट्ठी है उसे उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भेजी जाए। उन्होंने कहा कि वह चिट्ठी ना तो मेरे पास है और ना ही मेरे द्वारा भेजी जा रही है। वह चिट्ठी कहीं और रखी गई थी और किसी और व्यक्ति के द्वारा भेजी जा रही है। इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। माफिया नेता अतीक अहमद 60 वर्ष के थे, जिसे ऑन कैमरा दोस्तों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इस मामले पर जहां पर एक और राजनीति जारी है तो दूसरी ओर मांग की जा रही है कि तत्काल प्रभाव से सुनवाई होनी चाहिए, खासकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अंतिम निर्णय भी सामने आना चाहिए। दोस्तों वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने बनाया खास प्लान। घोषणा पत्र में शामिल होंगे नए मुद्दे। जिले को लेकर अलग तरीके से मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को कहा कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वह राज्य स्तर के अलावा स्थानीय स्तर को तरजीह देगी, यानी स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए वचन पत्र लाया जाएगा। एक पूर्व मंत्री ने कहा कि पत्रकारों से बात करते हुए कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य स्तरीय घोषणा पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी और इसी के साथ में विभिन्न जिलों के अंदर अलग घोषणा पत्र आएगा। स्थानीय मुद्दों पर भी अलग तरीके से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। कमलनाथ की अध्यक्षता में पार्टी की घोषणा पत्र मसौदा समिति की यह बैठक में निर्णय लिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों 2.5 घंटे की बैठक के बाद जो फैसला लिया गया है इस पर जल्द आगे कठोर कदम उठाया जाएगा। इसी के साथ में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के बांदीपुर नेशनल पार्क में फोटो शूट को लेकर एक युवक ने प्रधानमंत्री मोदी की नकल करते हुए वीडियो बनाया था दोस्तों, जो प्रधानमंत्री की मिमिक्री भी करते हैं और उनके खिलाफ एक वाइल्ड जानवर को हाथ से खिलाने के मामले पर 11,000 का जुर्माना लगाया गया है। इस पर संजय सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि एक युवा ने राजा की तरह कपड़े पहन लिए, फिर क्या चौथी पास राजा आग बबूला हो गया। उसने युवा पर एफआईआर दर्ज कर दी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से टिप्पणी की गई है। सांसद दोस्तों अजीत पवार ने ट्विटर अकाउंट से एनसीपी का झंडा हटाया है, जिसके बाद लोग सवाल भी उठा रहे हैं। साथ आपको बता दें कि यूपी के निकाय चुनाव में सपा का ऐलान। बड़ौत और बागपत में पार्टी नहीं उतारेगी अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार। आरएलडी को यहाँ पर समर्थन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। सपा की ओर से कहा गया है कि पार्टी बड़ौत और बागपत में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेगी। सपा इन दोनों ही सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन करेगी। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई है। दोस्तों बड़ौत और बागपत वो जिले हैं जहां से नगर निकाय के चुनाव में आरएलडी अपना उम्मीदवार उतारती है और वो कई बार जीत भी जाते हैं। पिछली बार भी इन सीटों पर आरएलडी को जीत मिली थी। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी मुकाबला कड़ा होगा। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 5 मई को तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के साथ प्रियंका गांधी की मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद ये जानकारी स्पष्ट की गई है दोस्तों। यानी अब तेलंगाना की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी संभालती दिखाई दे रही है। पार्टी को कर्नाटक में फायदा मिलना लाजमी सा दिखाई दे रहा है, यानी पार्टी कर्नाटक चुनाव बहुत हद तक जीत रही है दोस्तों। तमाम ओपिनियन पोल भी इस तरीके के दावे कर रहे हैं और अब पार्टी का फोकस तेलंगाना की तरफ है। इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान की ओर से भी पार्टी के नेता अप्रोच कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी खुद जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जितने भी चुनाव लड़वाए हैं उनके पास अच्छा खासा रिकॉर्ड है दोस्तों। कई सारे चुनाव उन्होंने जितवाए भी हैं, इसीलिए पार्टी को प्रियंका गांधी से काफी उम्मीद है। देखते हैं तेलंगाना में प्रियंका गांधी जब प्रचार करेंगी तो क्या पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेंगी। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे।
साथ साथ दोस्तों पुलवामा पर पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रदर्शन, सतपाल मलिक के खुलासे पर मांगा जवाब। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पुलवामा की दुखद घटना को राजनीतिक पूंजी बनाया। सतपाल मलिक के खुलासे के बाद सत्तावादी सरकार उन सवालों से बच रही है जो देश के लोगों को परेशान कर रही है, यानी जनता जवाब मांग रही है। बीजेपी के लोग जवाब देने को तैयार नहीं है, लेकिन जनता चुनाव में जरूर जवाब दे देगी। साथ साथ दोस्तों बिहार में केवल नाम मात्र की शराबबंदी है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी साथ आएंगे क्या? अनुराग ठाकुर ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पॉलिटिक्स में हर तरीके की डिस्कशन चलती रहती है और हम इस बात को लेकर मना नहीं करते कि बीजेपी और एनसीपी का अलायंस नहीं हो सकता। दरअसल दोस्तों अनुराग ठाकुर की ओर से ये कह देना कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती रहती है, कुछ खबरों का आनंद उठाना चाहिए, संकेत जरूर दे रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के नेता साथ में भी आ सके हैं। और क्योंकि दोस्तों अजीत पवार पर कई सारे मामले दर्ज हैं, तो आप लोग जानते हैं कि बीजेपी के साथ में जाने के लिए उनके पास एक इंसेंटिव भी है। आप लोग को जो कुछ भी लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।